हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अर्थ यूनिवर्स का जो टॉपिक है, जो आज हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, वो टॉपिक जितने पिछले 2 साल में टॉप क्लास के एग्जाम हुए हैं, चाहे IAS हो, UPPCS हो, CISF हो, NDA हो, CDS हो, उन सबके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन है, एक अच्छी खासी रेंज आपको पता लग जाएगी कि अगर PCS जो है घटना चक्र से अलग सवाल आते हैं, अगर आते हैं, घटना चक्र तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, उससे अलग क्वेश्चन आते हैं, तो भी आप समझ पाओ कि एग्जाम जो है इस टॉपिक पे कहाँ इर्द गिर्द घूम रहा है। और इतना मैं आपको श्योर करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें 70-80% चीजें आपके लिए नई ही होंगी। मतलब नई तो नहीं है, मतलब आपका थोड़ा फोकस उधर जाएगा तो आप और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी वो तो समझ पाएंगे, लेकिन फोकस ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। तो हमें कम से कम आइडिया लग जाता है कि हमारा एग्जामिनर किस तरफ सोच रहा है, ठीक है। तो अर्थ एंड यूनिवर्स के ऊपर है, अलग अलग से मैंने सेग्रीगेट नहीं किया है, ये सब इसी में से है। 138वां क्वेश्चन जो था, अब इंग्लिश में है, हिंदी में, दोनों में है। तो पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? यानी जो पृथ्वी गर्म होती है वो कैसे होती है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन या शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ठीक है। दीर्घ तरंग, स्थलीय विकिरण, परिकरण सौर विकिरण या परावर्तित सौर विकिरण या लघु तरंग सौर विकिरण, ठीक है। तो ये सवाल, ये थ्योरी पता है इसको? सवाल क्या आप लोगों को क्या है ये कहां पे थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई? जो लेक्चर्स अगर आप मेरे देखोगे तो मैंने पढ़ाया हुआ है, इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है। कहां पर होगा ये? क्या समझाने क्वेश्चन का किससे संबंधित है? क्या तू जानना चाह रहा है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछ रहा है ये, हरित ग्रह प्रभाव। सुना ना तुमने? ठीक है, क्या होता है वो? पृथ्वी गर्म करने का तरीका होता है ये, ठीक है। या देख रहे हैं हम यहां पे, तो समझा देते हैं इसको। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसके ऊपर ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेयर है। अब सूरज की जो किरण आती है वो ऐसे आएगी और टकरा के यहां आती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कोई ग्रीन हाउस गैसेज हैं। गैसें कौन कौन सी होती हैं बताइए कुछ? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, मीथेन हो गया, ठीक है, CH4 मीथेन हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये आएगी उसके बाद ये ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या करती है? ये क्या करती है समझते हैं यहां पे, बहुत जो सवाल भी है। ये जो वेव है जो आ रही है, जो मतलब सूरज से पृथ्वी पर आ रही है, ये किस तरह की वेव है? शॉर्ट वेव है। क्या कैसी वेव है? शॉर्ट वेव है। और जैसे ही टकराती है यहां पे किसी भी चीज से, रिफ्लेक्ट होगी, चाहे धरती से हो, चाहे किसी इंसान से टकराए, गाड़ी से टकराए, पेड़ से टकराए, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जहां टकराएगी एब्जॉर्ब कर लिया, बिल्डिंग पे गिरी, बिल्डिंग ने एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ वो रिफ्लेक्ट करता है। जो एब्जॉर्ब हो गया तो एब्जॉर्ब हो गया, जो रिफ्लेक्ट कर दिया वो यहां पर जो है इसका नेचर जो है वेव का चेंज हो जाएगा, और ये वेव थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लॉन्ग वेव हो जाएगी। दो अलग अलग वेव है। क्या है ये शॉर्ट वेव और ये लॉन्ग वेव, ठीक है। अब शॉर्ट वेव क्या करती है? इसकी खासियत ये होती है कि जितनी ये गैसेस हैं ये शॉर्ट वेव को तो एंट्री दे देती हैं, लेकिन जैसे ये लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होती है इसको ये बाहर निकलने नहीं देती हैं, ठीक है। बाहर नहीं निकल देती है तो ये दोबारा, ये जो वेव है ये दोबारा जो है वापस आ जाती हैं और इस तरह से ट्रैप हो जाती हैं, और इसी ट्रैप होने की वजह से ये बाहर नहीं निकलती है, तो ये पृथ्वी पर जो है वो वातावरण गर्म हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। शॉर्ट वेव आती है, लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है, और शॉर्ट वेव से निकल जाती है लेकिन लॉन्ग वेव निकलती नहीं है, और ये ट्रैप होने से पूरा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। समझ में आ गया ये? तो क्या आंसर था आपका? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्राइमरी हीटेड बाय द लॉन्ग वेव terrestrial radiation. The earth absorbs solar radiation in short wavelength and then radiates heat back into the atmosphere in long wavelength. The upper atmosphere also retains some heat from the, ठीक है, हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? फोटो देख लीजिए, अगर उसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और कुछ करना तो कर लीजिए, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है?
शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव रखती है, शॉर्ट वेव चुपचाप अंदर आ जाती है और लॉन्ग वेव बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आप लोग नोट करते जाओ, फटाफट करते जाओ, नहीं तो अगर बहुत ऐसे डिले हो जाएगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न यानी शनि, शनि ग्रह कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, क्या है आंसर इसका? द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है, आप बताइए। इसका आंसर है मीथेन। ठीक है, वैसे ज्यादातर जो है सैटर्न के ऊपर 75% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम रहता है, लेकिन शनि ग्रह पे है, लेकिन वातावरण वगैरह में जो है ज्यादातर मीथेन जो है वो रहता है। तो उसका आंसर क्या है? मीथेन। एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन मीथेन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ठीक है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट इज टर्म्ड एज गैस प्लैनेट्स एज दे आर कंपोज प्राइमरी ऑफ लाइटर आइसेस लिक्विड एंड गैसेस। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि वे मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बने होते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, या बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, शनि, शनि, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, नेपच्यून, शनि, मंगल, यूरेनस। क्या है? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ाया हुआ है, अगर किसी ने मेरे लेक्चर्स ज्योग्राफी के देखे हो तो ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने। आपने कहा बी, ठीक है, किस बेस पे आपने बी बोला? भारी ग्रह कौन से होते हैं? आपका आंसर बिल्कुल सही है, देखिए, लेकिन आप समझा नहीं पाए। हाँ, ये सूरज है, सूरज के, हाँ, सूरज के पास जितने भी ग्रह हैं, खासकर 3 ग्रह, 4 ग्रह, कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं, यानी कि यहां पर जमीन है, यहां पर जमीन है। ठीक है, जहां जमीन होगी, लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे आप, यहां पर ग्रह जो हैं बड़े बड़े दिखाई देंगे आपको, बड़े बड़े ग्रह। लेकिन ये जितने भी ग्रह हैं सब गैस से बने हुए हैं और साइज में बहुत बड़े हैं, गैस से बने हैं और बड़े हैं। तो ये ग्रह होंगे जो वो छोटे ग्रह हैं, छोटे ग्रह साइज में छोटे हैं, बट रॉक से बने हैं, पत्थर, रॉक से। ठीक है, रॉक वाले हैं, ये टेरेस्ट्रियल रॉक हैं। ठीक है, और ये क्या, ये है आपके जुपिटर लाइक, इनको जोवियन भी कहा जाता है, जोवियन गैसेस, जोवियन प्लैनेट्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए, यहां पर मार्स है, यहां पर मार्स है, यहां मार्स है, तो ये मतलब तीनों जो है नहीं होंगे, और इसके जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न जो है ये सब गैस से बने हुए हैं। इसका आंसर जो है इसका बी होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये आप देख लीजिए, यहां पर इनकी फोटो देख लीजिए आप, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सब आपको बड़े बड़े साइज के दिखाई दे रहे हैं, और ये छोटे साइज के हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलूं, पूछूं आपसे कि इसमें एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां पर होगी? मार्स जो बीच में, ये जो आप देख हल्का हल्का देख रहे हो, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, और कैपिलर बेल्ट कहां पर होगी? यहां पर प्लूटो है, प्लूटो के बाद जाके एक आती है, वो भी कैपिलर बेल्ट आती है। ठीक है, ये है क्या चीज? ये है ऐसे प्लैनेट जो बन नहीं सके, और पत्थर के, ईंटे के या रॉक के टुकड़े हैं, छोटे बड़े साइज के टुकड़े हैं बस ये। ठीक है, ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है,
चलिए बढ़िया है, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड इन दिसंबर 2021। थोड़ा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है ये, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपने सुना होगा इनका नाम, सुना कभी आपने? दिसंबर 2021 में प्रक्षेपित किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट ऑर्बिट्स द सन अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, या पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करता है, या यह लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है, या पृथ्वी से लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थिर है, या पृथ्वी से लगभग 3.5 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा की परिक्रमा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपने वो नाम सुना है जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब इसी से सवाल, अभी इसका बता दूंगा मैं आंसर आपको, लेकिन इसी से इसको ही थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर जो है एस्ट्रोनॉमी में आगे जरूरी नहीं कि सवाल ये आ जाए, लेकिन आपको टेलीस्कोप के बारे में बताना चाहिए। अलग अलग टेलीस्कोप्स हैं, जेम्स वेब तो पढ़ ही रहे हैं, और भी टेलीस्कोप्स हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले जेम्स वेब के बारे में पढ़ लें, पूरा डिटेल में देखा है, इंग्लिश में भी नीचे हिंदी में भी है, परेशान मत होना, ये हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। सेम चीज को मैंने कर दिया, मैं इंग्लिश पढ़ दो। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST is a space telescope designed to conduct infrared astronomy। पहले समझते हैं कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फर्क क्या होता है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फर्क क्या होता है बताइए? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या फर्क होता है? टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में फर्क क्या है? गलत आपका। हाँ, टेलीस्कोप में दूर की चीज देखी आती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जो आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको देखा जाता है, और टेलीस्कोप में दूर के जो होते हैं, सूरज के पास मतलब चीजें होती हैं, उनको देखा जाता है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं। बाइनोकुलर क्या होता है? दूरबीन। क्या बोल रहे हो भाई? हाँ बोल, आंखों से संबंधित वो थोड़ी ना बोला मैं, है क्या चीज? दूरबीन। दूरबीन को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोकुलर, ठीक है ना। तो टेलीस्कोप क्या हो गया? हमें दूर के जो ग्रह देखने होते हैं, दूर अंतरिक्ष में जो चीजें होती हैं, उनको देखते हैं टेलीस्कोप के रूप में, उसको टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इसीलिए हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया, स्पेस को देखने के लिए, स्पेस, ठीक है ना। अच्छा, एज अ लार्जेस्ट, ये क्या है? लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द स्पेस है, सबसे बड़ा टेलीस्कोप है ये। तो आपको अगर सवाल पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट टेलीस्कोप कौन सा है, तो आपको JWST बारे बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इट इज इक्विप्ड विद हाई रेजोल्यूशन एंड हाई सेंसिटिविटी। बहुत हाई रेजोल्यूशन का है, मतलब समझ लो कि हम लोग पढ़ते हैं ना HD TV, तो ये हाई रेजोल्यूशन यहीं से आता है, ठीक है। हाई सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट है, अलोंग इट टू व्यू टू ओल्ड डिस्टेंट एंड फेंड फॉर हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। अब यहां पे देखिए एक और टेलीस्कोप का नाम आ गया, हब्बल। बंद कर दो, बंद कर दो। पहले एक टेलीस्कोप हुआ करता, पुरानी, थोड़ा सा पुराना हो गया है, वो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप था, ठीक है। तो उसने काफी दिनों तक सर्विसेज दी, बहुत अच्छा काम भी किया, ठीक है। लेकिन जो हब्बल टेलीस्कोप ना कर पाया, मतलब उसकी भी रेंज से बाहर हो गया, फिर वहां से अपग्रेड हुआ है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आ गया। मतलब जो हब्बल के लिए भी बहुत दूर था, हब्बल भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था, वहां पर जो उसकी जो बहुत ही फेंट दिखा रहा था, बहुत दूर दूर होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, तो अंतरिक्ष तो बहुत ही भयंकर दूर दूर हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जो है उसके लिए जो सवाल हो, तो वहां के उन जगह के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आ गया। अब हालांकि समझ लीजिए इतना दूर अभी जहां जेम्स वेब का आया था कि एक इमेज जो थी वो पृथ्वी पर कैप्चर हुई, जो लगभग कह रहे थे कि 4 से 5 बिलियन लाइट ईयर दूर से आई है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, कोई ग्रह होगा, तो रोशनी यूं गई और टकरा कर यूं आई, और पता लगा कि ये जो ये है वो लगभग 4-4.5 बिलियन ईयर अगो दूर है, 4-4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अगर मान लो उल्टा कर देते हैं, ये अर्थ है और किसी ने यहां पर टेलीस्कोप लगाया होता और देख रहा होता, और ऐसी कोई रोशनी उसको दिखती, तो उसको लगता कि पृथ्वी पर डायनासोर्स है, इंसान रहते ही नहीं है।
समझ में नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहे हैं भाई? आप अपना जो क्या देखते हो, कैमरा कैमरा क्या करता है? वो लाइट को कैप्चर करता है। जो लाइट उस समय आ रही होती है तो शटर बंद करके उस समय जितनी लाइट होती है वो लाइट को कैप्चर करता है और एक फिल्म के ऊपर लेकर आता है। एक फिल्म के ऊपर लेकर आता है, लाता है, ठीक करता है ना, लाइट कैप्चर करता है। उस मोमेंट में कौन कितनी लाइट है वो सब आता है। अब टेलीस्कोप क्या करेगा? टेलीस्कोप ने जिस लाइट को कैप्चर किया, जिस चीज को कैप्चर किया, वो लगभग 4-4.5 बिलियन ईयर एगो का था। एक ग्रह जो इतनी दूर है, ठीक है, इतनी दूर है, हालांकि 2-2.5 बिलियन जाने में लगा, 2-2.5 बिलियन ईयर आने का था, इतनी दूर है। अगर वाली रोशनी जो टकरा के आई होगी यहां पर इनके पास, जो कि मानी जा रही है कि इतनी पुरानी रोशनी होगी, ये दूर इतना है, तो वो रोशनी जो इन्होंने कैप्चर की है यहां पर, जो कि लगभग 4 बिलियन ईयर है, तो रोशनी ने जो उस मोमेंट को कैप्चर किया होगा, 4 बिलियन ईयर वाली रोशनी को कैप्चर, और उसके बाद एक इमेज क्रिएट हो गई होगी उसकी उसमें, और वही लेकर चला है यहां तक। हमने वही इमेज को, हमने वही रोशनी पकड़ ली। तो उस रोशनी में उस समय जो होगा वहां पर वही कैप्चर किया होगा। अब उस 4 बिलियन ईयर में तो दुनिया ही चेंज हो गई। अगर उल्टा कर लेते कि कोई हमें वहां से देख रहा होता, तो अगर उस समय पृथ्वी की किसी ने फोटो ली होती तो यहां पर डायनासोर होते, तब उसको वो दिखता। मतलब इतने दूर है चीजें कि रोशनी को पहुंचने में भी इतना इतना साल लग रहा है, इतने साल लग रहे हैं कि पूरा डायनासोर से इंसान बन गए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजों को हम लोग जो है वो स्पेस टेलीस्कोप से देखते हैं। हब्बल टेलीस्कोप जो हो गया या जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गया, क्या काम है इतने दूर के ऑब्जेक्ट्स को करना। ठीक है, ये 2021 में लॉन्च होता है। ठीक है, और एरियन 5 रॉकेट फ्रॉम द कोनोरू फ्रेंच गुयाना से हुआ। 2022 इट अराइव्ड, 2022 में पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है? ए सोलर ऑर्बिट नियर सन अर्थ L2 लैंग्वेज पॉइंट। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो आदित्य मिशन गया है वो क्या है? L1 पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है ये? जहां ये L2 पे गया, देखो ये L2 पे गया है। ये L1 L2 क्या चीज है ये? हैं? L आदित्य मिशन जो है L1 से ना, L1, तो L1 पॉइंट पे आना था। L पॉइंट का यहां पे L1 है, L2 है, L3 L4, 4 L1 है, L से नाम से L1 L2 L3 ये वो पॉइंट है जहां पर पृथ्वी, जहां पर सूरज और पृथ्वी के जो ग्रेविटी है वो बैलेंस हो जाती है। क्या होगी? सन की और अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस कर लेगी, उसे बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 L2 L3 4 जैसे ये से। वहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रख दोगे आप, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो वह ना सन की तरफ जाएगा ना अर्थ की तरफ आएगा, वो टंगा रहेगा बीच में। अरे कुछ 4-5 पॉइंट दिए हैं ना, 4-5 पॉइंट पकड़े होंगे ना कि हाँ ये पॉइंट पे ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों ग्रेविटी बैलेंस हो रही हैं। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स, कुछ जगहें पता लगी हैं। 3-4 पॉइंट है ना, 3-4 जगहें हैं। ठीक है, इसलिए हम L1 L2 रखेगा, ऐसे रखेगा। ठीक है, तो क्या है ये कि दोनों ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। अब यहां पर अगर आप खड़े हो जाओगे तो अब ना सन आपकी तरफ खींच पाएगा ना अर्थ आपकी तरफ खींच पाएगी। इसीलिए जो हमारा जो आदित्य मिशन गया वहां पर, तो वो यही इसी पॉइंट पे ले गया, क्योंकि अब यहां पर स्टैंड खड़ा होने के बाद वो उसको ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने आप को अपनी जगह पर रोकने के लिए। ठीक है, तो यहां से वो सन को देख पा रहा है। ठीक है ना, यही काम हब्बल भी गया, सॉरी जेम्स वेब भी गया। मान लो L2 पॉइंट यहां पर कहीं होगा, तो यहां पर बैठा हुआ आराम से वो सूरज को देख रहा है, आराम से बैठ के स्टडी कर रहा है सूरज को। ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ रही है फ्यूल की, क्योंकि दोनों की ग्रेविटी जो बैलेंस हो रही है। समझ में आया? आया समझ में आया? अभी क्या है? लगभग अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। लगभग कितना? लगभग 9,30,000 माइल्स जो है वो दूर है अर्थ से। और हाँ, 2022 में जो इसने इमेज की थी ना, द टेलीस्कोप फर्स्ट इमेज वाज रिलीज टू द पब्लिक ऑन 11 जुलाई। ठीक है, अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, जो हमारा ऑप्शन भी है यहां पे देखो। ठीक है,
बी ऑप्शन। आगे आप लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। सॉरी, ए है सूर्य पर, ठीक है, लैंग्वेज पॉइंट खड़ा हुआ है, पृथ्वी पर नहीं कर रहा है, ठीक है, ए पॉइंट है। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, ये है जो हबल टेलीस्कोप, ऐसा दिख रहा है, इसकी इमेज है लेकिन वैसा नहीं होगा, लेकिन ये सॉरी, हाँ ये, हाँ यही है, ठीक है। अच्छा लो, क्या, अरे चलो इसको लिख लो भैया, जो तुम्हें लिखना लिखो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताओ। यूनिवर्स का क्या हो गया? क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आपने ये टेस्ट दे दिए हैं घटना चक्र के, जो घटना चक्र में नहीं है वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अब आपने टेस्ट दिए ही नहीं है, मुझे पता है, नहीं दिया ना, यूनिवर्स का नहीं दिया, अर्थ का नहीं दिया, 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था, आपने दे दिया। आप जिसने दे दिया ठीक है, जिसने नहीं दिया वो फिर कंफ्यूज तो रहेगा ही वो। मैं वही टेस्ट एडवांस लेके चल रहा हूं जिसके टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। घटना चक्र मैं पहले बता, घटना चक्र आप काम कर रहे हैं, आपका काम है वहां से हो रहा है, उससे संबंधित और एडवांस क्या होगा वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और क्या पूछ सकते हैं। अब इसलिए कहो समय समय टेस्ट देते चलो यार, नहीं तो छूट जाओगे तो ना ये पढ़ याद रख पाओगे ना वो याद कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चलें आगे बढ़े। अब यहां पे पूछते हैं आगे कि अच्छा, चूंकि तो 2022 का ही है तो इंपॉर्टेंट है ये, अब ज्यादा समय नहीं गुजरा है, साल 1.5 साल का समय गुजरा हुआ है ना, ठीक है, इसलिए एग्जाम में सवाल आने की बहुत संभावना है। जस्ट 2022 में ही इमेज, मतलब इसने अपनी इमेज भेजी है, ठीक है, 11 जुलाई 2022 को भेजी है, ठीक है। अच्छा, अब कौन किसने किसने बनाया है? एक तो नासा ने बनाया है, और इसके साथ है कनाडा स्पेस एजेंसी और यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी। सवाल आपसे ये पूछ लेगा किसने मिलकर बनाया है? 3 लोगों ने मिलकर बनाया है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इसरो ने नहीं बनाया ये काम इसरो का नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कहां कहां पे पकड़ना चीजों को, ठीक है। चलिए अब देखते, अब इंडिया के, अच्छा ये तो हो गया इनका काम। अब इंडिया ने क्या काम किया, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के यहाँ पे टेलीस्कोप्स हैं, तो कौन सा है? तो एक टेलीस्कोप नैनीताल के अंदर है। कहां है? नैनीताल के अंदर, नैनीताल के अंदर है। नैनीताल कहां, किस राज्य में नैनीताल? उत्तराखंड, ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड में एक देवस्थल, एक जगह का नाम है, वहां पर 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो वहां लगाया गया है, और ये बीइंग द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया फॉर स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऑन ऑप्टिकल वेवलेंथ, ठीक है, लार्जेस्ट टेलीस्कोप फॉर इंडिया। ये 3.6 क्या होता है? ये जो इसके आगे का जो मीटर होता है ना, ये क्या नाम है, जो इनका आगे जो लेंस लगा होता है वो है लगभग 3.6 मीटर, ठीक है ना। जो लेंस लगा होता है आगे का उतना है, जितना बड़ा लेंस होगा उतना वो कैप्चर कर पाएगा चीजों को, ठीक है। जितना बड़ा लेंस होगा उतना वो ज्यादा रेंज को कवर कर पाएगा, ठीक है। तो 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ये। आगे बढ़े। अच्छा, अब एक और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और अच्छा ये तो हो गया सबसे बड़ा। अब सबसे ऊंचा कहां है इंडिया के अंदर? सबसे ऊंचा कहां है? सबसे ऊंचा हाई एल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमी स्टेशन कहां है? हैनले, लद्दाख, इंडिया। ये इंडिया के सबसे कहां पर है? हनले, लद्दाख में, इंडिया में, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने लगवाया है। तो 2 हो गए, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे हाइट में, ठीक है ना। हाइट कहां पे रखा हुआ है? मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो एक तो यहां लगा दिया गया और एक कहां लगा है? पहाड़ के ऊपर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है। दो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। सबसे हाई ऑल्टीट्यूड वो होगा, तो वो हमारा हो गया लद्दाख के अंदर है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? देवस्थल नैनीताल के अंदर है, ठीक है ना। ये हिंदी में से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। सब बेटा तो हिंदी वाले, तो ये सब यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी आराम से, सब कुछ इस पे एक एक चीज लिखी हुई है, बस मैं कलर नहीं किया, मैंने कलर खाली इंग्लिश में किया हुआ है, आप पढ़ लेना, सब मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। वैसे जो भी मैं जो गोला कर रहा हूं बस उसको तुम नोट करते चले जाओ, ठीक है।
खाली पूरे कहानी में देखो, खाली नोट गोले गोले जो करो बस वो कर लो, जिससे कि तुम्हें ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहां तक क्लियर? दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है? ऑप्शन है एक्सियोम स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, गैलीलियो, वॉयेजर 1। ठीक है, नाम भी वही है। ठीक है, अब यहां पर दो तीन शब्द समझ लेते हैं पहले क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पहले समझते हैं कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन क्या चीज होती है। ये क्या होगा? हम्म, क्या हो गया? नहीं नहीं, वो नहीं है स्पेस स्टेशन। मान लेते हैं कि पृथ्वी यहां पर है, हो आप यहां पर हो, ठीक है, मान लेते हैं कि चांद यहां पर है, ठीक है ना। अब स्टेशन का मतलब होता है कि जहां पर सारा सामान वामान रखा हो गया है, पेलोड रखे हैं, सब कुछ रखा गया है। एक स्टेशन मतलब जहां पर चीजें रखी हुई हैं सामान रखने के लिए। ठीक है, अब क्या आप पृथ्वी पर रख सकते हो सामान, ठीक है, या अंतरिक्ष में कहीं पर एक ऐसा तैरता हुआ हम स्टेशन बनाए जहां पर अगर हमें चांद पे जाना हो या अंतरिक्ष में कहीं और हमें कुछ करना हो तो हमारे लिए इजी पड़े, बार बार पृथ्वी पे आकर हमें पृथ्वी से चीजें न करनी पड़े। क्योंकि पृथ्वी में प्रॉब्लम क्या है? ग्रेविटी की प्रॉब्लम है। वो बार बार आपको यहां से निकलना पड़ेगा ऊपर के लिए, हर बार आपका फ्यूल लगेगा, हर बार आपको पैसा लगेगा। तो अगर चीजें हमें यहीं पर हो जाए, एक स्पेस स्टेशन बन जाए कि चीजें हम यहाँ पर रखे रहें और यहीं से स्टडी करना हो तो यहाँ से देखते रहे। सेटेलाइट, हाँ वो सेटेलाइट इस तरह होता है, इस तरह घूमता है, वो तैर रहा होगा। तो क्या बन गया? स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन हो गया जो अंतरिक्ष में होगा, पृथ्वी चक्कर धीरे धीरे काट रहा होगा, ठीक है, और कॉमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब कि कुछ आगे भविष्य में कमर्शियल पर्पस करना हो या चीजों, जैसे मान लीजिए क्योंकि अब तो जैसे कि ना अब स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई असल मेन मकसद क्या है कि मंगल ग्रह पर पहुंचना है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो उसके लिए मंगल ग्रह में चीजें आसानी से पहुंच सके तो चांद को बेस बनाया जा रहा है। चांद को स्टेशन बढ़िया बना देंगे जिससे कि मंगल और पास हो जाएगा, चांद की ग्रेविटी भी कम होती है तो और जल्दी चीजें हो जाएंगी। तो मंगल यहां से करने में हमें फिर फ्यूल लगेगा, ज्यादा लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे चीजें अब भविष्य में हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग जो कंपनीज काम कर रही हैं, अलग अलग स्पेस एजेंसी काम कर रही हैं, तो कॉमर्शियली चीजों को करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो अभी 2024-25 में दो स्टेशन हैं जो बनेंगे। एक है, पहला बनेगा एक्सियम स्टेशन, पहला होगा ये, ठीक है। एक्सियम स्टेशन दो बन रहे, एक्सियम स्टेशन और एक है हेवन वन। हेवन वन 25 में बनेगा, 25 में तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक्सियम स्टेशन जो है हमारे ऑप्शन में एक्सियम है, ठीक है, वो है। और हेवन वन जो है वो 25 में बनकर तैयार होगा। हेवन वन को जो एलन मस्क कंपनी है वो बना रही है, ठीक है, प्राइवेट वाला हो गया, ये अलग अलग बना रहा है ये। और सिर्फ अच्छा, इससे पहले ना एक और था हमारा, आईएसएस था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, ये बूढ़ा हो गया बेचारा, मतलब काफी टाइम हो गया करते हुए, 20-25-30 साल 4 साल हो चुका है ना। हाँ, तो अब यहां पर ये प्लेटफॉर्म है फॉर रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड होस्टिंग पीपल इन द माइक्रोग्रेविटी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि वहां पर जाओगे तो रिसर्च करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कुछ करनी हो, ठीक है, वहां लोगों को रखने के लिए, विच कुड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडस्ट्रीज। इट विल आल्सो सपोर्ट द ग्रोइंग स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड ए वे प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू कोलैब ऑन इनोवेशंस। समझ में आ गया? ऑप्शन समझ में आ गया? एक्सियम है, ठीक है। अगला एक और हेवन वन भी है जो प्राइवेट कंपनी बनाएगी, ठीक है, लेकिन एक्सियम यहां पर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? और एक आईएसएस का नाम आ चुका है, ये आईएसएस पुराना है, काफी बुढ़ा हो चुका है, अभी इसको रिटायरमेंट देने की बारी आ चुकी है इसके ऊपर। अभी अभी मतलब एकमात्र स्टेशन जो इस अंतरिक्ष में है वो यही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अभी मौजूद है लेकिन काफी आउटडेटेड हो चुका है। इसको रिप्लेस करने के लिए बात चल रही है, एक्सियम से कर दिया जाएगा। इसको शायद नासा बना दी मेरे ख्याल से, नासा बना, देखना पड़ेगा, नासा बना रही होगी, देखना। लेकिन जो हेवन जो है वो स्पेस एक्स बना रही है, जो आपकी एलन मस्क कंपनी है जो, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है।
अब यहां पर देखो एक सवाल और भी आता है, जैसे थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी पढ़ोगे ना, अब इंडिया के जितने स्पेस प्रोग्राम्स हैं वो एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो इंडिया के संबंधित जितने भी स्पेस प्रोग्राम है, मैंने ज्यादा कवर नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलग तरीके से चल रहा था, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि जो भी इंडिया से संबंधित है, इसरो ने क्या क्या किया है, जैसे कि आपका मंगलयान, गगनयान, ठीक है, आदित्य मिशन, ठीक है, और भी जो मिशन फ्यूचर में आने वाले हैं वो क्या क्या संबंधित है, जो अलग अलग मिशन में अलग अलग जो मान लो कोई चीज यूज हुई है, लेटेस्ट चीज हुई होगी, रॉकेट या यूज हुआ होगा, पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, इस सबके बारे में तो जानकारी आपके पास है कि नहीं है? हम लोगों के पास जानकारी है, जीएसएलवी, पीएसएलवी क्या चीज होती है, ठीक है, इन सबको आप पढ़ते रहिए, नहीं आता तो देख लीजिएगा, पूछ लेना मुझसे, ठीक है, ये इस तरह का होगा, ठीक है, हवा में तैरता हुआ, ये तो खैर आर्टिफिशियल वो है, फोटो है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आकर आप स्टे कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये घूमता रहता है, खड़ा तो कोई हो नहीं सकता ना वहां पे स्पेस पे ना, घूमता रहेगा वो तो, ठीक है, बैलेंस। ये पृथ्वी आपकी यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत आए तो फिर मैं कह रहा हूं बेटा पूछ लेना मुझसे, ठीक है, अभी नहीं तो क्लास के बाद पूछ लेना, कल पूछ लेना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चीजें थोड़ी सी हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान दे देना बस, नहीं आता तो कल पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द गिवन प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्रहों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम में विन्यास का सही अनुक्रम है, यानी कि हमें बताना है कि जो अर्थ, जुपिटर, वीनस ये हैं, इनमें किसकी डेंसिटी ज्यादा है, फिर किसकी कम है, फिर किसकी कम है, फिर किसकी कम है, समझ में आ रहा है? घनत्व, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि मान लो कि इतना इतना है, अगर मैं इसको बहुत ही पिक्चराइजेशन करूं, अगर ये एक सब बराबर साइज के हैं तो किसके अंदर कितना मटेरियल भरा पड़ा है, ठीक है, कितना मास भरा पड़ा है, ठीक है, कितना मास भरा पड़ा है ये डिपेंड करेगा। अगर सबके वॉल्यूम बराबर बराबर ले लेते हैं तो अंदर कितना कंटेंट भरा पड़ा है ये होता है, जिसका कंटेंट ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हम लिखा भी देखो ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट देखो, ग्राम, मास का ग्राम हो गया, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का हो गया, यही इस तरह नापा जाता है। तो जिसके अंदर ज्यादा माल पानी है, कम जगह में ज्यादा मटेरियल है, उतना घनत्व ज्यादा होता है, उतना भारी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये समझ में आ गया घनत्व क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब सवाल देखते हैं कि भैया ये बताओ कि अवरोही क्रम में बताओ इनमें से कौन, किसका घनत्व ज्यादा किसका कम है, बताइए, चलिए। अर्थ, आपने सी बोला, अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, ये पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, कुछ आइडिया नहीं है, ये इसका कोई आइडिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हमें यहां तक समझ में आ गया कि भाई जो घनत्व जो होंगे वो जितने गैस वाले जो होंगे उनका घनत्व कम होगा, क्योंकि बड़े साइज के हैं और गैस से बने हुए हैं, तो घनत्व, डेंसिटी कम होगी उनकी, तो ये तो इधर रहेंगे, समझ में आ रहा है ना, जो अभी आंसर नहीं देखा है, ठीक है, आंसर नहीं देखा, हम क्या कर रहे हैं कि समझो, अभी जो पहले समझाता है कि जो गैस वाले गैसियस प्लैनेट होंगे उनका साइज बड़ा है और हवा से बने, गैस से बने हुए हैं, तो समझो घनत्व तो उनका वैसे ही कम होगा। घनत्व भारी किसका होगा, जो जमीन वाले होंगे। अब जमीन में भी दो बचे, अर्थ और वीनस, दो बचे ना, अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि अर्थ किस मटेरियल से बना हुआ है और वीनस किस मटेरियल से बना हुआ है, किस रॉक से बना हुआ है, ठीक है, तो जिसकी रॉक भारी होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और यहां पर जीता कौन है, अर्थ, अर्थ जीत गया, ठीक है। तो अर्थ यहां पर देखिए, अब ये देखिए कि अर्थ की डेंसिटी कितनी है, 5.51, सबसे ज्यादा घनत्व है, यानी कि अर्थ जिस रॉक से बने हुए हैं वो रॉक बहुत ही भारी हैं, ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी कितनी, 5.51, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आ गया, वैसे तो मरकरी है, लेकिन मरकरी हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन वीनस हमारा ऑप्शन में है 5.24, तो कॉम्बिनेशन इनके बीच में चल रहा था, ठीक है।
फिर यहां देखते हैं, फिर मार्स भी है, लेकिन मार्स का कम है। लेकिन यहां देखिए जुपिटर कितना है, 1.32, बड़ा साइज है, गैस है। और बाकी कितने हल्के हैं, सैटर्न 0.69, यूरेनस 127, और शनि ग्रह, शनि का कितना सबसे हल्का कितना है, शनि ग्रह सबसे हल्का है। शनि ग्रह के बारे में बोला जाता है कि अगर आपके पास बड़ा सा तालाब, एक टब है और उसमें पानी भर दिया जाए, ठीक है, और उसमें शनि ग्रह को रख दिया जाए, तो शनि ग्रह डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। क्या सही बोल रहा हूं? ठीक है, समझ पाए? समझ पाए क्या मतलब इसका, कि एक बड़ा टब है, उसमें पानी भरा हुआ है, और उस पानी में अगर ये शनि ग्रह को हम डाल दें तो शनि ग्रह डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। ऐसा क्यों? डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है और शनि की कम है। क्यों? 0.69 है यार, कितना कम है, देखो 1 से भी कम है। 1 अगर पानी का हो गया तो 0.69 उसकी है, पानी से भी हल्का ही है। जिस तरह से कैरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल वगैरह होते हैं, पानी में डाल दो पानी के ऊपर चढ़ आ जाते हैं, उस तरह से अगर ग्रह ही पूरा जो पानी में मतलब तैर सकता है। पूछा गया सवाल है ये, अगर मतलब देखना उसको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे हल्का जो शनि ग्रह है, आ रहा समझ, नोट करते जाओ तुम, ठीक है, ये छूट जाए। तीसरे स्पीड, अलर्ट, अलर्ट मोड में रहो यार, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलर्ट मोड में रहो। सुस्ती से बैठ जाओगे ना, तुम लोग बाद में फॉलो अप करते हो, ना तुम लोग पढ़ते हो, और यहां पर भी ध्यान से नोट नहीं करते हो कि मैं ये बोलूं कि चलो बाद में तुम पढ़ रहे थे, तो ये सब कंटेंट तुम्हें नहीं मिलेंगे कहीं चीजें वो करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अभी तक कितने सवाल हुए हैं, इसमें कितने आपके राइट हो रहे हैं, कर पाओगे राइट? एक राइट हुआ आपका, 4-5 पूछे हैं, 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं ना, कितने राइट हुए हैं आपके? 2-3 राइट हो रहे हैं, 2 राइट हुए हैं। देखते रहना, तुम लोग नोट करते रहना अपने कि तुम लोगों ने मतलब अपना अपना स्कोर देखते रहना, ठीक है ना। देखते बाद में कितने तुम राइट कर पाए हो। चलिए अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर्स प्रूव दैट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन? निम्नलिखित खगोलज्ञों में से किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? कैप्निकस, कैपलर, गैलीलियो, न्यूटन। क्या पहला नाम तो पढ़ो ना, क्या? कॉपर्निकस। तो पहला आंसर ही आपका राइट है, कॉपर्निकस जो है, इसने जो प्रूफ किया था कि जो है निकोलस कॉपर्निकस, ये फोटो इनकी देख लीजिए, ठीक है। उन्होंने थ्योरी दी थी कब? 1543 में। 1543 में पॉलिश यानी पोलैंड का निवासी है निकोलस कॉपर्निकस पब्लिश्ड अ थ्योरी दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी अर्थ और प्लैनेट जो है सन के घूम रहे हैं, विच इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। साथ में यहां तक तो हो गया, लेकिन आगे ही थोड़ी गड़बड़ हो गई इनकी। यहां तक वो सही बोला उन्होंने, यहां तक वो सही बोला, लेकिन फिर थोड़ा सा जो आगे का स्टेटमेंट गड़बड़ कर दिया। विच इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी सूरज जो है सन के यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। तो क्या सही है ये? दो स्टेटमेंट देखो, समझना। अर्थ और अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये एक स्टेटमेंट हो गया, सही है, बिल्कुल सही है कि भैया अर्थ और बाकी प्लैनेट जो है सूरज की तरफ चक्कर काट रहे हैं, और सूरज जो है वो यूनिवर्स के सेंटर पे है, जिसको अंग्रेजी में वर्ड दिया उन्होंने हेलियोसेंट्रिज्म। हेलियो मतलब सन, हेलियो मतलब सन। तो क्या सही स्टेटमेंट है? नहीं। हमारा सूरज जो है वो यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं है। ब्रह्मांड ही नहीं पता कहां पर है हमारा, तो सेंटर क्या पता है? इतना तो ब्रह्मांड पता नहीं कहां क्या है चीज, ब्रह्मांड पता ही किसी को नहीं है क्या चीज है ये, ठीक है ना। बस खाली स्पेस है, बस सब उसमें तैर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट आ गए। अगर आपसे ये पूछता है कि अर्थ और प्लैनेट किसी सूरज के चारों तो चक्कर काट रहे, किसने बताया था, ये प्रूफ किया था? कॉपर्निकस। ये हो सकता है। कोई ये पूछे आपसे किसने कहा था कि सूरज जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में, तो कॉपर्निकस। दो स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, दो स्टेटमेंट है। और बहुत सारे लोगों ने बोला है सब चक्करों में, ठीक है। दिस थ्योरी कॉल्ड द कोपर्निकन थ्योरी और हेलियोसेंट्रिज्म चैलेंज द टॉलेमी ने कहा था, टॉलेमिक थ्योरी, ठीक है।
जिसमें जिसको रोमन कैथोलिक चर्च ने जो है वो सेकंड किया था कि हाँ भाई हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी है और सूरज चक्कर काट रहा है उसके, ठीक है। तो चर्च जो हमेशा मानती रही इस बात को लेकर, चर्च ने लगभग 15, 16, 17 साल तक इस बात को माना कि पृथ्वी सेंटर पे है और सूरज चक्कर काट रहा है उसके, क्योंकि टॉलेमी ने बोला और अपनी किताब में लिख लिया चर्च ने। और जब बाद के लोग आए 1543 में आए, कैपर्निकस आया, बाद कैपलर आए, गैलीलियो आए, ये बेचारे जो भी बोले कि अरे सर हमने तो रिसर्च के पता लग रहा है कि हम लोग चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो लोगों ये चर्च क्या करता था, चर्च आकर उन पे दबाव डालता था कि भाई तुम ये तो पब्लिश ना करो, और अगर पब्लिश करोगे तो ये तुम जो है तुम्हें मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी, तुम्हें सजा मिलेगी और मौत की सजा मिल सकती है। तो गैलीलियो को तो बहुत डराया धमकाया था। और गैलीलियो कह रहा है मैं टेलीस्कोप बनाया इतना बढ़िया वाला, मैं यहीं से देख रहा हूं, मतलब आप कह रहे हो कि मानने को तैयार नहीं हो। क्यों मानने तैयार नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा था। प्रॉब्लम यह है, और अगर बाइबल की कोई बात गलत हो रही है भाई तो ये तो गड़बड़ हो जाती है कि कोई धार्मिक किताब में कोई चीज गलत हो जाए तो वो मामला गड़बड़ा जाता है वाला। लगभग 200 साल के बाद चर्च ने फिर माफी मांगी गैलीलियो से कि भाई तुम सही थे, हम गलत थे, हमें हैं। अरे तो वो जिंदा नहीं था, उसको पब्लिकली तो मांगी गई ना। चर्च ने बोला कि हमें हमसे गलती हुई है, ठीक है, हमसे गलती हुई है। वो भी 200 साल के बाद। ब्रिटेन ने हम पे इतना राज किया, ब्रिटेन ने आज तक हमसे माफी मांगी है? कितना मार काट करके चले गए, गरीब करके चले गए हैं। पैसा ना भी दे माफी तो मांगे। जलियांवाला बाग का उन्होंने किया, इतना बड़ा मैसेकर किया, वो तो माफी मांगी नहीं उन्होंने, ठीक है ना। तो माफी का मतलब होता है एक सिंबलिज्म कि हम आपकी बात, आप सही थे, ये मतलब होता है। होता कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि हाँ भाई आप सही थे। समझ में आ रहा है क्यों? ठीक है। It took over a century of Copernicus theory to be widely accepted. 100 साल लग गए। क्यों? चर्च का कंट्रोल इतना ज्यादा था। 100 साल, मतलब कैपर्निकस की थ्योरी को भी मानने में 100 साल लगा दिए। 100-150 साल के बाद जाके जब एनलाइटमेंट एरा आया, पुनर्जागरण हुआ, एनलाइटमेंट आया, धीरे धीरे लोगों ने चर्च से अपने आप को मुक्त किया। तो चर्च जो बोले वही मानो। चर्च बोले कि ये खाओ तो ये खाना है, इस तरह रहो तो इस तरह रहना है, ये ठीक है। तो जब चर्च का कंट्रोल कम हुआ, स्टेट और चर्च अलग अलग हुए, तब जाके इनकी थ्योरी को माना गया। नहीं तो चर्च ने तो पूरा कंट्रोल कर रखा है। मैं तो पढ़ाता हूं, हम लोग हमेशा बोलता हूं 2 से लेकर 14 एडी तक, सेंचुरी, ठीक है, मतलब 2nd सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक तो बिल्कुल एरा ऑफ डार्कनेस रहता है। यूरोप को बिल्कुल अंधकार जो कर रखा है। यूरोप में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। 1200 साल यूरोप में कुछ नहीं हुआ। आज इतने ये दिखते हैं ना ये यूरोपियंस, ये क्या इनकी हालत थी, मतलब आपके इंडिया के गांवों से बदतर हालत थी इन लोगों की। लेकिन क्या फिर कुछ लोग आए, अलग अलग फील्ड के लोग आए, जिन्होंने थ्योरीज दी, फिलोसफर्स आए, साइंटिस्ट आए, और फिर अगले 200-300 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को मुक्त कराया धर्म से मुक्त कराया, साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप किया, और फिर ये सब आज आप यूरोप को देख लो, ठीक है ना। बट इट वॉज लेटर सपोर्टेड बाय द गैलीलियो एंड ऐसे नोटेड, ठीक है। अब यहां पे एक और ले लेते हैं, कैपलर की बात कर लेते हैं। कैपलर ने क्या किया था भैया? 2 थे यहां पे, देखो क्वेश्चन में कैपर्निकस था, इसका आंसर आ गया हम लोगों को। कैपलर क्या बोल रहा है? कैपलर ने मैथमेटिकल थ्योरी दी है, 3 लॉ दिए हैं। कैपलर प्लैनेटरी मोशन जो होता है, 3 लॉ दिए हैं। आप लोग जब पढ़ेंगे उसको, अभी जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें लॉ दिए हैं कि भाई कौन सा प्लैनेट कैसे कितना मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो कैपलर ने दिया 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये कैपलर ने दिया। फर्स्ट एंड द मोस्ट फेमस लॉ स्टेट दैट, पहला लॉ बोलता है दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट इन सर्कल। क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं है कि ये सन है और पृथ्वी ऐसी घूम रही है, ऐसे नहीं घूम रही है, ये गलत है। ये सन है, प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं, ये हो गया इलिप्टिकल, ठीक है ना। कौन सा? ये चूड़ी वाला गोल नहीं, ये अंडे वाला गोल, इस तरह का, ये कैपलर ने बताया था, ठीक है। इसका पहला लॉ क्या बोलता है? that planets orbit is elliptical process, not in circles, as it is commonly believed at the time.
ठीक है ना, समझ में आया तुम्हें? तुम्हें आया पल्ले पड़ा? ठीक है ना, समझ पाओगे ना क्या बोले गैलीलियो ने क्या कहा, कैप्रेटिकस ने क्या कहा, कैपलर ने क्या कहा, ये थोड़ा सा। और टॉलेमी क्या बोल के गया, टॉलेमी ने बोला था कि हम सेंटर में और सूरज चक्कर काट रहा है हमारे। ज्योग्राफी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो मैं सबसे पहले वो फोटो बना के दिखाई दी आप लोगों को उसमें। ठीक है ना, आगे बढ़े, लिखते यार नोट्स बन नहीं रहे तुम्हारे, नोट्स हम देख रहे हैं। दो अलग है क्या? नहीं, अच्छा अलग है, इस रखते हैं। यहां तक आया तुम बेटा? ठीक है, बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका ये सब वो क्वेश्चन सबका राइट है ना। तो पहले काम करना, पहले नोट कर लेना। जैसे मैं क्वेश्चन ये पढ़ूंगा ना, तो आप अपना ABC ऑप्शन डाल देना। ठीक है, फिर मैं क्या करके देखता हूँ क्या आप लोगों का परफॉर्मेंस है। बोलना नहीं आंसर, आंसर मत बोलना। ठीक है, जब मैं बोलूं तब आंसर बोलना। पहले पढ़ते क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन ओनली मिरर्स। निम्नलिखित में से किस दूरबीन टेलीस्कोप में केवल दर्पण होते हैं? अब मैं इसको समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन खाली पढ़ लेते हैं। ठीक है, गैलीलियो टेलीस्कोप, कैपलर टेलीस्कोप, न्यूटन टेलीस्कोप, स्मिथ्स टेलीस्कोप। क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस दूरबीन में केवल दर्पण होते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन ओनली मिरर्स। आंसर अपना फटाफट अपना आंसर लिखिए, नहीं आता तो डैश कर दीजिए, मतलब आपने छोड़ दिया और कर लिया, हो गया, बढ़े आगे, लिख लिया। कहां लिखा? मन मन कितना मन में लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी खरीदी है तो कॉपी में लिखो ना, मन में लिख रही हो, लिखो फटाफट, जल्दी, टाइम नहीं है। जो भी आंसर है या तो छोड़ दो या अपना आंसर लिखो। तुमने लिखा? छोड़ा, तुम्हें छोड़ दिया। हाँ बताइए, आप बताओ पहले क्या लिखा आंसर आपने। अरे आंसर बताओ ना क्या लिखा आपने। नहीं आता इनको, आप बताइए। आपने डी बोला, स्मिथ, आप बताइए। छोड़ा, डी, आप बताइए। डी मतलब आपको आता ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं सबसे पहले ना, तुक्के मार रहे हो बैठ के ना। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, बी, सी आंसर है इसका, आंसर सी। पहले बात समझो कि मिरर, मिरर क्या होता है और लेंस क्या होता है। ये लेंस है और ये मिरर है, पता है आपको? पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, समझो ना, फिजिक्स पढ़ा आप लोगों ने, वहां पे मिरर और लेंस का जो फंडे होते हैं वो यहां ही बता रहे हैं कि जब एक खाली एक मिरर होगा तो वो उसको मिरर यूज करेंगे, लेकिन जब दो ऐसे करके दो कर लेंगे, एक और इकट्ठा कर देंगे तो ये लेंस बन जाता है, बन जाता है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि ऐसा टेलीस्कोप बताओ जहां पर सिर्फ और सिर्फ मिरर काम कर रहा है। देखो, जहां पर सिर्फ मिरर काम कर रहा है, लेंस नहीं है, लेंस नहीं है, मिरर है। तो प्राइमरी मिरर देखो, मिरर दिख रहा है आपको, यहाँ से मिरर दिख रहा है आपको, यहाँ पे यह देखिए रोशनी यहां गई, मिरर टकराई, फिर इस पर टकराई, सेकेंडरी मिरर है, यहाँ टकराई, फिर वहां गई और यहां से, मतलब यहां गई, देख लिया। ठीक है, मतलब यहां से यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी रोशनी आई, पहले यहां टकराई, फिर यहां पे टकराई, दूसरे मिरर से टकराई, तब हमें देखा। आईपीस का मतलब हमने देखा, यहां पे लेंस नहीं है, सिर्फ मिरर है। कौन सा मिरर है? न्यूटोनियन टेलीस्कोप के अंदर, लेकिन बाकी यहां के अंदर लेंस होते हैं, लेंस होते हैं ना। हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर, क्या पढ़ा देखा, देखो मैं आपको, तो लिखा नहीं इसका, चलो ठीक है, लेकिन बाकी सब लेंस वाले होते हैं। ठीक है, अब न्यूटन ने बनाया था बहुत ही शुरुआत का है, वो तो शुरुआत का, तो मतलब क्या था कि सिंपल सा लेंस वाला बन गया था, ज्यादा पावरफुल नहीं था। बाकी गैलीलियो ने बनाया था बाद में, फिर लेंस लगा के अच्छा मजबूत बनाया था उन्होंने बाद में। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इन्वेंटर इसका न्यूटन था। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था, रिफ्लेक्टर था, प्राइमरी कंपोनेंट, ठीक है। सिंपल डिजाइन था, जनरली लोअर कॉस्ट कंपेयर टू अदर डिजाइन ऑफ सिमिलर एपर्चर, गुड फॉर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ड्यू टू सिंपलिसिटी। मतलब अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए अगर आप चाहते हो, अपने छत पे खड़े होकर खाली देखना चाहते हो, तो आप लगा सकते हो। सिंपल एमर्चर, जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, प्रोफेशनल नहीं, एमेच्योर हैं, शौकिया हैं, वो लोग यूज कर सकते हैं। पैसा सस्ता पड़ता है, ये कुछ लोग लगाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पास भी टेलीस्कोप हुआ करता था, कई लोग अपने घर पे छत पे रखते हैं, वो अच्छा लगता है। और कई बार ऐसे बड़ी बड़ी इन्वेंशन जो है
शौकिया लोगों ने कर दी है। छत पे उनके है, वो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, कोई अंकल जी हैं बैठे, वो गाने सुन रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, और पता लग गया, मतलब कुछ उन्होंने कुछ महसूस किया, रिसर्च की पता लगा, उन्होंने वो रिसर्च भी नासा को भेज दी, नासा वाले ने मान भी ली कि अच्छा भाई सही सही ढूंढा आपने। तो शौक की बात होती है, ठीक है। अच्छा, गैलीलियो टेलीस्कोप क्या है? गैलीलियो ने क्या था, ये रिफ्रैक्टिंग है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। कहां लिखा था मैंने इसमें, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट में क्या फर्क होता है? जो सिंपल मिरर होंगे वहां से चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे है ना, ये रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया? इंग्लिश बोल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे आपने, आप यहाँ ये शीशा खड़ा है और यहाँ पे आप खड़े हो, ये रिफ्लेक्शन बना आपका ना, आप देख रहे हो। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आपका है, यहां से गया, ये ऐसे गया, ये इस तरह से यहां बनता है, ये रिफ्रैक्शन है। ये, हाँ, अब हिंदी समझ लेना, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। ये सिंपल वाला है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो गैलीलियो ने थोड़ा सा रिफ्रैक्शन वाला बनाया, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, ठीक है। इसमें कॉन्वेक्स लगे थे, लेंस लगा था, कॉन्वेक्स लेंस लगा था, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉनकेव आईपीस, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लगे थे, यानी कि आगे लगा था कॉन्वेक्स और आंखों के पास लगा था कॉनकेव, ठीक है। दो अलग अलग मिरर होते हैं, वो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हैं, ठीक है। एक ऐसा मिरर होते हैं, एक लेंस, सॉरी लेंस ऐसा, एक ऐसा लेंस होगा, एक ऐसा लेंस होगा, ठीक है, और एक ऐसा लेंस होता है, ठीक है। तो लेंस लेंस और मिरर पे सवाल आते हैं आपको एग्जाम में कि भाई अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो पीछे पीछे आपने एक रिफ्लेक्ट, जो आपने देखा वो शीशे, गाड़ी का शीशा लगा होता है, वो किस तरह का लेंस है कि मिरर है, कि कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है वो, ठीक है ना। तो ये अलग अलग, तो ये सब पढ़ेंगे, सिंपल है, ठीक है। फिर आपका कैपलर क्या था, ये भी रिफ्रैक्टिंग था, इसके अंदर कॉन्वेक्स और इसमें कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स था। मुझे पता नहीं क्वेश्चन याद आ रहा है इसके अंदर की, एग्जाम में सवाल ही पूछ लिया गया था खाली, मुझे पता नहीं कौन सा याद आ रहा है, कहां पे देखा था मैंने। अब कोई क्वेश्चन था कि नहीं था, यहां पर ऐसा था, पूछा गया था कि, मतलब इस तरह पूछ लिया गया था कि मान लो गैलीलियो का था कॉन्वेक्स और मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है, और केपलर का क्या था, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ठीक है, ये नहीं है, ये दोनों जगह कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स यूज हो रहा है, ठीक है। न्यूटन का क्या था, वो आपका मिरर मिरर था खाली, हाँ वो मिरर मिरर मिरर, ठीक है। अच्छा, बाद में स्पिट्ज का था, वो कैटन डायप्लोटिक टेलीस्कोप कंबाइंड लेंस और इसमें क्या था, देखो अब ये सवाल कैसे, यहां ऐसा वो जहां पर लेंस भी है और मिरर भी है, वो स्पिट्ज है। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहले तो मैंने देखा सिर्फ मिरर कहां इस्तेमाल हो रहा है, वो हो रहा है न्यूटन वाले में, ठीक है। उसके बाद हमें चार और बढ़े, न्यूटन में तो खाली मिरर मिरर है, ठीक है। फिर गैलीलियो के अंदर क्या है, गैलीलियो वाला कर रहा है आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना। हाँ एक मिनट, ये देखिए क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव अलग अलग है, ठीक है। कैपलर क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है ना, दोनों कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हैं। और स्पिट्ज क्या कर रहा है, वो लेंस भी यूज कर रहा है, मिरर भी यूज कर रहा है। कहीं पूछा गया है सवाल कि कौन सा वो होता है जहां पर लेंस और मिरर दोनों इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो है स्पिट्ज का टेलीस्कोप है, ठीक है ना, लेंस और मिरर दोनों इस्तेमाल हो रहा है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू है, गुड फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी ड्यू टू इज वाइड एंड फ्लैट फील्ड, ये सब है। लिख लिया है तो आगे बढ़े, या तो लिखना तो लिख लो। कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, डिजाइन थोड़ा सा ना ज्यादा हाई लेवल का चीज है, हैवियर एंड बल्कियर कंपेयर टू सिंपल डिजाइन, ठीक है, ज्यादा प्रोफेशनल वाला ही है। ये हिंदी में नोट कर लेना, ये हिंदी में लिखा हुआ है, सब कुछ है हिंदी में। डायमंड का एक ही सवाल आता है, वो चमकता क्यों है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बस चमकता है। चलिए अभी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं, क्वेश्चन लंबा है, पढ़ो। Which of the following statement regarding aurora is correct? ध्रुवीय ज्योति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुना है क्या होता है ओरोरा, सॉरी ओरारा बोल रहा हूं, ओरोरा, ओरोरा, ध्रुवीय ज्योति, सुना है, पूछा है मैंने, बोला शूटिंग स्टार थोड़ी बोला मैंने आपको, ओरोरा बोला है, नहीं पता समझ में आ रहा है, पढ़ा हुआ है।
पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, मैं पढ़ाया हुआ है। अरे वो तो हमारा ध्रुव तारा होता है, वो ये ध्रुव ज्योति है, वो पोलर स्टार बोलते हो तुम उसको। तो चलिए अभी देखते क्या है। अभी पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपके देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो। द सोलर विंड upon reaching the earth's atmosphere is directed towards two magnetic poles and a colorful display of light is seen in the night sky। सौर पवन पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने के पश्चात दोनों चंबकीय ध्रुवों की ओर निर्देशित हो जाती है और रंगीन प्रकाश का प्रदर्शन रात्रि को आकाश में दिखाई देता है। पकड़ा नहीं पकड़ पाए अभी तक। चलिए, द पार्टिकल्स इंटरैक्ट विद द डिफरेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ईच गैस ग्लोस विद अ पर्टिकुलर कलर। ये कण वायुमंडल की विभिन्न गैसों से अन्योन्यन क्या करते हैं और प्रत्येक गैस एक विशेष रंग की उद्दीपित हो जाती है। मतलब हर गैस एक तरह का कलर छोड़ेगी। इन अप्रैल 2023 ऑरोरा was captured in the night sky in India by Indian Astronomical Observatory at Hanle, लद्दाख, जो आपने पढ़ा था अभी, कहां पर है, ठीक है। अप्रैल 2023 में लद्दाख के हानले स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला द्वारा भारत के में रात्रि के आकाश में ध्रुव ज्योति का चित्र लिया गया है। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं समझ में आया? कहां कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ बैठ, अब आया समझ में? हैं ये समझ में आया? देखा था कभी? देखा तुमने कौन कभी? तुमने देखा कभी? पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा। चलिए, इस तरह का आप अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाओगे, ठीक है, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जाओगे तो यहां खड़ोगे तो आपको रात पे ना इस तरह के आपको बड़े अच्छे दिखाई देंगे कभी कभी। मतलब आप खड़े हो जाओगे तो इस तरह से आकाश में इस तरह का लाइट दिखाई देगी, लाइट इस तरह की हरी लाल पीली थोड़ी सी दिखाई देगी, इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है। ये क्यों होता है, सवाल ही पूछा गया है, ये क्यों होता है, ठीक है ना। दो तरह के पढ़ते बताता हूं मैं आपको क्या क्या इसके अंदर। एन ऑरोरा इज एन नेचुरल लाइट डिस्प्ले इन द स्काई, मतलब लाइट दिखाई देगा, खड़े हो जाकर दिखेगा यार रंग बिरंगी कलर लाइट शो चल रहा है। यूजुअली सीन इन द पोलर रीजन, पोलर रीजन क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो इलाका है पोलर रीजन, वहां पर दिखते ज्यादातर वही दिखेगा, ठीक है। इट हैपेंस व्हेन पार्टिकल्स फ्रॉम द सन कोलाइड विद द गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या बोल रहा है ये कि सूरज की तरफ से सोलर विंड जो आती है, सोलर विंड वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराए। अब ये सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, ये यहां इसके आगे ना एक कॉर्निया होता है ना, ये हाँ, तो अब ये सूरज, ये सन सोलर विंड आती है। अब ये सोलर विंड जो है चली आ रही, साथ में ये कुछ पार्टिकल्स लिए होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इस तरह प्रोटॉन के होते हैं, ठीक है। जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आती है, ये यहां पर इसका टक्कर हो जाती है, यहां मैग्नेटिक फील्ड टक्कर होती है और उस टक्कर की वजह से ये लाइट का इफेक्ट पैदा होता है, ठीक है ना। इट हैपेंस व्हेन पार्टिकल्स फ्रॉम द सन कोलाइड विद गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। These collision release energy which makes sky light up with beautiful colors like green, pink and purple, ठीक है। The northern lights, नॉर्थ रीजन में होगा ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं उसको, यानी कि जो वो लाइट यहां पर जो हो रही है उसे बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस। कभी कभी यही पूछा था कि ये नॉर्थ में वाला कौन सा है, तो यह है ऑरोरा बोरेलिस। और साउथ वाला जो यहां पर होगा, यहां पर करेंगे, उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग है, नॉर्थ पोल पे ये, साउथ पोल पे ये, ठीक है। कभी आपसे यही पूछा था कि नॉर्थ पोल पे लाइट जलती है, प्राकृतिक लाइट को जो रात में चमकती है उसे क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं। सोलर विंड्स आर स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल मेनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ सन नोन एज कोरोना। जो सूरज का जो बाहरी एटमॉस्फेयर है, ये वहां से सोलर विंड जनरेट होती है, जिसको हम कोरोना कहते हैं, जिसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ चले आते हैं। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, इनका टक्कर होती है और रोशनी जलने शुरू हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? कुछ दिक्कत नहीं? दिक्कत पक्का ना, समझ में आ गया ना। एग्जाम में ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। अभी इंग्लिश में लिख लो, बाद में हिंदी में लिख लेना, नीचे हिंदी में दिया हुआ है, कोई परेशान ना होना, ठीक है। सब हिंदी में दिया हुआ है, लेकिन खाली जो मैं गोले टिकाए हुए लगा रहा हूं मैं आपको, कम से कम वो नोट कर लोगे तो आपको याद रहेगा, आपको वो नोट करना है, ठीक है। आगे क्या है,
अब क्या इंडिया में ये होता है? वैसे तो हमने पढ़ा कि नॉर्थ रीजन में या साउदर्न रीजन में ही होता है, इंडिया हमारा कुछ यहां पर कहीं है, ठीक है। तो हाँ भाई, लद्दाख में ये देखने को मिला था, एक बार लद्दाख में ये हमें देखा है। अरोरा बोरेलिस हैज बीन ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड नियर लेह एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट रिकॉर्डेड द रेयर फिनोमेना ऑन कैमरा। तो इंडिया में भी लद्दाख में पहली बार देखने को मिला है, जब हमने ऑब्जर्वेटरी लगाई वहां पर 15,000 फीट के ऊपर, तो ये चीज हमें देखने को मिली है। तो तीनों स्टेट हमारे राइट हो गए, 1 2 3, ठीक है ना, डी राइट हो गया। क्लियर? यहां तक समस्या किसी को कोई दिक्कत? ये तो अच्छा नहीं, सबका छोड़ दिया आप लोगों ने, सब सारे लोगों ने ट्यूशन छोड़ा हुआ है, कोई पकड़ ही नहीं पाया इसको। चलिए, LIGO, LIGO experiment confirmed one of the predictions of string theory, special theory of relativity, quantum mechanism, general theory of relativity। LIGO प्रयोग ने किस एक भविष्यवाणी की पुष्टि की है? LIGO नाम सुना कभी आपने? क्या होता है LIGO? क्या करता है LIGO? कहीं सुनाओ नाम आपने? क्या ऑब्जर्व कर रही है? आपने यहाँ डी ऑप्शन, बाकी लोग बताइए। अगर छोड़ रहे हैं, अगर तुक्का मत मारना, बस आता है या तो नहीं आता है, तुक्का मत मारना, जो माइनस नंबर मिलेंगे, ठीक है। लग नहीं रहा है, बताओ। सुना कहीं होगा, पढ़ा है तभी तो होगा ना, ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना। LIGO देखो क्या करता है, समझते हैं। ये है ऑब्जर्वेटरी आपका अमेरिका में, ठीक है। ये ऑब्जर्वेटरी क्या करती है कि जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी समझिए कि अलग अलग घटनाएं घट रही होती हैं, तो ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं, यानी कि अलग अलग वहां पर ऑब्जेक्ट्स हैं एटमॉस्फेयर में, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनसे कुछ वेव जनरेट होती हैं, उसको वो मतलब डिटेक्ट करते हैं। तो ये है LIGO स्टैंड्स फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इट्स अ लार्ज स्केल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेटरी डिजाइन टू डिटेक्ट cosmic gravitational wave and to develop gravitational wave observation as an astronomical tool to detect cosmic gravitational force waves, ठीक है। It is simple breakdown of what LIGO is, ठीक है। अब यहां आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है to detect gravitational wave which are ripples in space time caused by some of the most violent energetic process of universe such as, हाँ देखो, अब जैसे यहां पर इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, क्या करता क्या है कि मान लो दो ब्लैक होल जो हैं आपस में टकरा रहे हैं, या न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा रहे हैं। ब्लैक होल क्या होता है? क्या होता है ब्लैक होल? क्या होता है ब्लैक होल? हिंदी में ब्लैक होल को ब्लैक होल ही बोलते हैं, हाँ? क्या बोलते हैं? कृष्ण। चलो ब्लैक होल समझ में आ रहा ना आपको? क्या ब्लैक होल? क्या समझा? बताओ, आप बताओ जिसको समझ में आया ब्लैक होल। भी ब्लैक होल है, मरा हुआ तारा आपने कहा, ठीक है। जब सूरज, अब यहां पर एक आएगा 1.44, ठीक है, सोलर मास से ज्यादा, इसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। यानी कि अगर हमारे सूरज का 1.44 गुना कोई बड़ा स्टार है, सन है, हमारा सन है, ठीक है, तो उसको हमने 1 गिन लिया, हमारे सन को हमने 1 गिना, जितना भी उसका भार है हमने उसे 1 गिन लिया। अगर कोई और सन जो है उसका भार 1.44 से ज्यादा हो रहा है, या खासकर 3 से लेकर 5 सोलर मास तक की होता है, ठीक है, मतलब हमारे सूरज से 3 गुना या 5 गुना होगा। जब ऐसे सूरज मरते हैं, ये सूरज, बड़े वाले सूरज मरते हैं,
खत्म होते हैं, जब इनका मरते कैसे हैं, कैसे मर जाएगा सूरज हमारा? हमारा सूरज भी मरेगा, ध्यान रखना। एक दिन आप उठोगे पता है आज निकला नहीं सूरज, आज तो सुबह हुई नहीं, आज तो छुट्टी कोचिंग की, ये हो सकता है। सूरज मरेगा, कब मरता सूरज? तो अरे बताओ ना, पढ़ाया हुआ है भाई। कौन सा रिएक्शन? जब हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब सूरज के अंदर जितना भी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है हीलियम बना रहे हैं, और इससे खूब सारी जो है ऊर्जा, जो है एनर्जी क्रिएट हो रही है। यही एनर्जी हमारे काम आ रही है। जिस वक्त सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे सूरज के अंदर जितना हाइड्रोजन है वो हीलियम बन जाएगा, सारी एनर्जी निकल जाएगी, सूरज मरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सूरज ऐसे ही मरते हैं अलग अलग। तो बड़े वाले सूरज जब ऐसे मरेंगे तो बनाएंगे ब्लैक होल। क्या बनाएंगे? ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक बहुत बड़ा एक, वही सूरज जब मरेगा तो है, ये इतना हाई डेंस, डेंस बहुत है, हाईली डेंस है, हाईली डेंस, मतलब इतना ज्यादा डेंस है कि सूरज की रोशनी भी जो है इसे क्रॉस नहीं कर पाती है, दिखता ही नहीं है। इसकी फोटो खींचोगे, खिंचती नहीं है, खींच नहीं पाओगे, इसकी फोटो भी नहीं आएगी, क्योंकि सूरज, फोटो कैसे आती है, किसी भी चीज की फोटो तब आएगी जब रोशनी गई, टकरा कर वापस आई और कैमरे में कैप्चर हो गई, तब फोटो आती है। लेकिन कोई रोशनी जा रही है, क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, कुछ कर ही नहीं पा रही है, फोटो आती नहीं है। इसकी फोटो जानने के लिए हमें अगल बगल की चीजें देखनी पड़ती है, पता लगता है कि हाँ भाई ये इसकी फोटो है। इतना हाईली डेंस है, इतना ज्यादा इसके अंदर कि सूरज की रोशनी भी इसको अंदर नहीं जा पाती है। सवाल ये पूछा जाएगा, ठीक है आपसे, कि ब्लैक होल क्या खासियत है? इसके अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और अपनी तरफ ये चीजें खींचता है, अलग अलग प्लैनेट को। मान लो यहां पे कोई प्लैनेट, छोटा प्लैनेट अपनी तरफ खींच लेगा तो घुस जाओगे इसके अंदर ही, ब्लैक होल के अंदर। जो अगर सबसे बड़े विलन है स्पेस के तो ब्लैक होल हैं, कि बड़े बड़े ग्रहों को खा जाएगा ये ब्लैक होल। अर्थ जैसे छोटा सा अर्थ है, अबे अर्थ की तो कोई औकात नहीं है हमारे अपने सूरज के सामने, हमारी कोई औकात नहीं है साइज में। तो जो सूरज से भी 3 गुना बड़े, 4 गुना बड़े हैं, तो उनके सामने हमारे अर्थ की क्या औकात होगी। अगर मान लो कोई ऐसा बनता है ब्लैक होल और अर्थ वहां उसके पास से गुजरेगा, तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होगी ना खींचने की, ये अपने तक खींच के खत्म कर देगा। ठीक है, ये ब्लैक होल है। तो ये अब मान लो ऐसे ब्लैक होल टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो किस तरह का साउंड, किस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लीगो जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, समझ में आ गया? ठीक है, क्या कर रहा है ये आइंस्टाइन ने जो दिया था उसकी थ्योरी को, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही कंफर्म कर रहा है। तुम्हारा आंसर राइट है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का जो होता है। LIGO made its first historical detection of the gravitational wave on September 2015 from the merger of 2 black holes, confirming a major prediction of Albert Einstein। 2015 की बहुत खबर थी कि पेपर में बहुत बड़े बड़े उसमें आया था ये, कि आइंस्टाइन ने जो 100 साल पहले जो बता दिया था कि ये ऐसा होना चाहिए, तो ग्रेविटेशनल वेव के ऊपर कंफर्म किया था कि हाँ भाई ठीक ऐसा होता ही है। डी 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 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अपेक्षितता का व्यापक सिद्धांत। ठीक है, भारी हो गया है, थोड़ा बहुत तो होगा भारी। नई चीजें हैं बेटा, थोड़ा सा समझ लो, चीजें हैं, लिखते चलो। अभी नहीं आ रहा लेकिन चलो, अब सीख लिया है, अब याद कर लेना। ठीक है, चलिए। ऑन June 21 every year, which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours? यूपीएससी का सवाल है, करते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऊपर, कर्क का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर,
मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर, और उत्तर ध्रुवीय यानी अंटार्कटिका आर्टिक सर्कल के ऊपर। एक से ज्यादा आप राइट कर सकते हो उसके अंदर, वन, ओनली वन, 2, 3 and 4, 2 and 4। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन? चलो पहुंचिए वहां तक, ठीक है। और लिख दिया आंसर आप लोगों ने कि छोड़ेंगे? देखा परखा छोड़ा, हाँ तो करो, बताओ, लिखो। आपका बी, आप बताइए। डी, आप बताइए। हैं? डी है, ये क्या है? डी है सर, 3 लोग डी है, बाकी लोगों का चलिए बी। और थोड़ा तुमने, तुम बताओ बी। देखिए क्या बोल रहा है कि सूरज पहले इसको समझते हैं, फोटो देखते हैं, ये देखते हैं पहले फोटो, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की लोकेशन कब कब कहां कहां पर है, ठीक है, डिपेंड ये कर रही है पृथ्वी की लोकेशन कहां का है। ये जून में ही आप ये 21 जून बोलते ना, 21 जून हमारा हम यहां पर है, समर सोलर सिस्टम में होंगे यहां पर। इस वक्त पर पृथ्वी अगर यहां पर है, पृथ्वी इस जगह पहुंची हुई है, तो कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर 12 घंटे से ज्यादा रोशनी पड़ रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था हमारा इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या 12 घंटे से ज्यादा रोशनी पड़ेगी? इक्वेटर पे दिन और रात बराबर ही होता है। इक्वेटर पे दिन और रात बराबर है, 12-12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। बहुत कम रेयर होता है कि जब कभी ज्यादा कम ज्यादा होता है, लेकिन 12 घंटे का रहता है, ठीक है। ये तो गया 12 घंटे ज्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरा आप देखो, क्योंकि पृथ्वी ऐसे टिल्ट होती है, ठीक है, ये टिल्ट हो रही है ऐसे ना, ये टिल्ट होती है। ये आर्टिक इलाका ये है ना, आर्टिक में ऊपर वाला, नॉर्थ वाला। और आप देख रहे होगे पूरा का पूरा जो है वो व्हाइट हो रखा है, यानी कि पूरा सनलाइट पड़ती है। तो आपने सुना होगा कि नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहती है। तो इस समय पर नॉर्वे, स्वीडन वगैरह इलाके में दिन रह रहा होगा, मतलब 24 घंटे दिन रह रहा होगा, 24 घंटे दिन रहा होगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो था वो राइट हो गया, सॉरी डी, चौथा वाला राइट हो गया, आर्टिक वाला। फिर बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा या मकर रेखा, ठीक है। तो एक हो गया हमारा, एक ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा दिखाई, लेकिन आप समझ लीजिए जो कर्क रेखा है वहां पर आपके 12 घंटे से ज्यादा का दिन होगा। आप समझिए ना, आप गर्मी 12 घंटे से दिन होता है कि नहीं होता है? रोशनी पड़ती कि नहीं पड़ती आपकी? आज गर्मियां चल रही हैं, सुबह 5:30 बजे सुबह होती है, और शाम को 6-7 बजे तक आपका धूप, मतलब धूप रहती है। लगभग 13 घंटे 14 घंटे जो है वो इलाके में। बाकी हम लोग तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है थोड़ा सा, मतलब हम लोग जहां पर मौजूदा हैं। लेकिन अगर आप जो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होंगे तो ज्यादा लंबा वो महसूस कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर जो है आप ही लोगों वाला था, टी आंसर राइट था आपका। ये आपका 2 and 4 था। देखिए ऑन जून 21 समर सॉलिसिस्ट होगा, ठीक है। द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस 24 hours ऑफ डे लाइट। द फिनोमेना इज नोन एज मिडनाइट सन। बोलते ना मिडनाइट सन क्या है, मतलब कि रात को 12 बजे भी सूरज निकले हुए हैं, ठीक है। वेयर द सन डज नॉट सेट एंड रिमेन विजिबल फॉर फुल 24 hours, 24 घंटे रहेगा। उसी तरह से 21 दिसंबर को वहां जब विंटर सॉलिस्टिस आएगा तो आर्टिक एक्सपीरियंस है 24 आवर ऑफ डार्कनेस, यानी पोलर नाइट। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, ये है समर, ये है आपका समर सॉलिस्टिस और ये आपका विंटर सॉलिस्टिस है, ठीक है। अब आप देखिए ये सूरज रोशनी पड़ रही ना, कोई भी, और ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। तो आप देखो ना ये इलाका जो है, ये इलाका जो ये इलाका जो है वो पूरा का पूरा जो है सूरज की रोशनी के सामने ही तो है। ये ऐसे घूमता है पृथ्वी, ऐसे नहीं घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे यूं घूमती है,
ठीक है ना। इस जब पृथ्वी यहाँ पर होगी तो 24 मतलब हर वक्त जो है ये रोशनी यहाँ पहुंचती रहेगी। नहीं तो कुछ इलाके ऐसे भी जो हम यहाँ पर अंधेरा भी हो गया, देखो आप यहाँ पे इस दिन, लेकिन ये इलाके ऐसे हैं 24 घंटे होगा, और यहाँ पर जो होगा यह थोड़ा सा आपका रात होगी, लेकिन हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिन रहेगा, लेकिन जब दिसंबर आ जाएगा तो ये इलाका देखिए, अब ये इलाका जो है बिल्कुल जो है दिसंबर में ये इलाका देखिए, दो इलाके हैं, ये आपका फुल नाइट है, ये पूरा अंधेरा है यहाँ पे, यहाँ पर आपका पूरा डे टाइम है, ठीक है। लेकिन जब दिसंबर में आएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा नाइट टाइम हो जाएगा, और ये यहाँ पे डे फुल डे हो जाएगा आपका ये। तो दो अलग अलग हेमिस्फीयर अलग अलग काम करते हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर है। सवाल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है वो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि इस समय पर जब यहाँ पर पृथ्वी है तो सूरज की रोशनी लगातार इस पर पड़ रही है, इस कारण से ये पूरा दिन भर रहेगा, ये यही बोला ना, बिल्कुल दिन भर रहेगा, ठीक है। लेकिन कर्क पे भी रहेगी और इस पे भी रहेगी, क्या नाम है, आर्टिक, इसे आर्टिक बोलते हैं, ये अंटार्कटिका है, ये आर्टिक है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में तो आपका वो रहेगा, अंधेरा रहेगा, लेकिन आर्टिक रीजन में आपका उजाला रहेगा, दिख ही रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन जब दिसंबर में आएंगे तो आर्टिक रीजन अंधेरा रहेगा और अंटार्कटिका रीजन उजाला रहेगा, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी तिरछी होने के कारण, अगर ऐसी होती पृथ्वी, यूं होती तो कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी अगर यूं घूम रही होती, गोल गोल ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो रोशनी बस ऐसी 24 घंटे पड़ रही होती है, ऐसे पड़ रही होती है। क्योंकि पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका जो घूमने की वजह से, और साथ में जो एंगल बनाता है सूरज और अर्थ जो एंगल बनाते हैं, उसकी वजह से ये ऐसा फिनोमेना होता है कि कुछ इलाके जो है वो रोशनी ज्यादा मिलती है, कुछ इलाके रोशनी कम मिलेगी, या ऐसा रहता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, मौसम, चूंकि कहीं कहीं सूरज है, कहीं कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, ये इस कारण से जो आपका मौसम भी इस कारण से बनते हैं। क्योंकि लगातार अगर एक ही तरह की रोशनी पड़ रही है, एक ही तरह की एनर्जी जा रही है, तो मौसम में परिवर्तन, हवा ना चलती, हवा चलती क्यों है कि मान लीजिए सूरज की रोशनी आई, मान लेते हैं ये पत्थर है, पहाड़ है, और ये आपका पानी है, तो सूरज की रोशनी कहीं पर पहाड़ पे गिरी, कहीं पत्थर पे गिरी, कुछ पानी पे गिरी, तो कुछ इलाके आपके डायरेक्ट जो इसके एक्सपोजर में है ज्यादा गर्म हो गए, कुछ इलाके ऐसे हैं जो पानी में है तो कम कम गर्म हुए। तो जब एक इलाका गर्म ज्यादा होता है, दूसरा कम होता है, तो आपका ये मूवमेंट जो है हवा का मूवमेंट शुरू हो जाता है। अगर एक जगह गर्म है, एक जगह ठंडा है, तो गर्म होने से क्या होता है, हवा हल्की होती है, ऊपर जाएगी, जब वो ऊपर जाएगी तो नीचे का स्पेस खाली हो जाएगा, उसको भरने के लिए कहीं और से जो है हवा आएगी, ठीक है, और फिर वो खाली हो जाएगा तो यानी जो हवा होगी उसको भरेगी। इस तरह से जो है हवा का मूवमेंट शुरू हो जाता है, और हवा के मूवमेंट से ही फिर आपका मौसम बनते हैं। अगर पृथ्वी तिरछा ना होती तो मौसम ही ना बनते, तो एक ही मौसम रहता, तो रोशनी सीधी डायरेक्ट पड़ रही होती, कहीं पड़ रही तो पड़ रही, कहीं नहीं पड़ी तो नहीं पड़ रही, जहां नहीं पड़ रही है वहां ठंडा है, जहां पड़ रही है वहां गर्म है। लेकिन तिरछा होने से मौसम चेंज होते रहते हैं। दो काम है, एक तिरछा होने से और लगातार ही घूमने से पृथ्वी के, इसका भी सूरज कोई हिस्सा सूरज के सामने आ रहा है, तो यहाँ पर ये हिस्सा सूरज के सामने आ गया, लेकिन 6 महीने के बाद पीछे चला गया, ठीक है ना। इस कारण से मौसम बनते रहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से लगाइए आप लोग, घटना चाक क्वेश्चन तो लगा ही रहे हैं आप लोग, लेकिन ये वाले क्वेश्चन भी आप लोग लगाइए, जिससे कि थोड़ा सा आपको, क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल के अंदर जितने भी इस टॉपिक सवाल आए हैं वो सब कवर कर लिए हैं, तो थोड़ा सा ठीक से पढ़िए इसको।